नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग नए विषय के साथ शुरू हो रहे हैं जो कि टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल। कुछ नए परिवर्तनों के साथ में आपके साथ हैं। उम्मीद की जा रही है आप लोग भी इसी तरह से रोज अपने आप में कुछ कुछ चेंजेस लाएंगे और जैसे जैसे आप प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे हमें बहुत ही सुखद एहसास होगा। तो प्लीज इसी परिश्रम के साथ, इसी प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं भारत के भौगोलिक परिचय से, आज जो कि आज हमारा पहला टॉपिक भी है। तो प्लीज सभी इसको राइट डाउन भी करते चलेंगे, यहाँ से एक नई कॉपी बना लेंगे। तो भारत के भूगोल के साथ हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय को स्टार्ट करने से पहले सभी को बता देंगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत आवश्यक है। सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, हर किताब में अवेलेबल होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो मुश्किल आपके लिए है। तो हमने पॉइंट पॉइंट कंटेंट आपके लिए यहाँ पे उपस्थित किए हैं, आप उनको तैयार करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले भारत की आकृति। जब आप भारत को नक्शे पे देखते हैं तब आपको भारत कुछ चतुर्भुज या चतुष्कोणीय जैसा दिखता होगा। ठीक है, चार कोणों के समान वो दिखता होगा आपको। फिर आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भौगोलिक स्थिति। हमारे विज्ञान के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, परिश्रम करेंगे, अपन ध्यान देंगे तो इस चीजों में हमें सफलता प्राप्त अवश्य होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सामान्य स्थिति में भारत विश्व में, ग्लोब में अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में आता है भूमध्य रेखा के कारण, और इसी प्रकार पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है देशांतर रेखाओं की स्थिति के कारण। तो उन्हीं आधार पर हम अक्षांशीय विस्तार सर्वप्रथम और उसके पश्चात हम देशांतरीय विस्तार पर नजर डालेंगे। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये देखिए, सबसे नीचे जो आप कन्याकुमारी वाला पोर्शन देखते हैं तमिलनाडु का, वहां पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आप ऊपर जम्मू कश्मीर में देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, उसी के साथ ये आपका उत्तरी गोलार्ध के कारण यहाँ पर उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। साथ ही साथ अगर देशांतरीय रेखाओं की बात हम करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 26 मिनट तक वो वहां पर स्थित है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, हर किसी बच्चे को ये याद होना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे ऐसा लगता है हर सामान्य बच्चे को, कंपटीशन एग्जाम में नहीं, हर किसी को याद होना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। प्लीज यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। ठीक, लेकिन चूंकि कंपटीशन एग्जाम में है तो क्षेत्रफल से ज्यादा आवश्यक बिंदु है आपके कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो वो है 2.4%। इसी तरह से यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल में विश्व में इतने सारे देश हैं तो भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत अपनी 7वीं पोजीशन रखता है। जैसा कि सभी को पता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, रशिया। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के बाद 8वीं पोजीशन पे कौन है, एक दो पेपर्स में ऐसा देखा गया, तो अर्जेंटीना के साथ आपको जाना होगा। फिर अगेन सभी को पता होता है कि उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो भारत जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितना विस्तृत है, इसे जानने के लिए आप देखेंगे कि 3214 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई लिए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि पूर्व पश्चिम लंबाई की, तो चौड़ाई में वो 2933 या 2933 किलोमीटर विस्तृत है। ठीक है, इसे राइट डाउन करते चलिए, सॉरी। फिर हम बात करते हैं भारत की सीमाओं की। तो भारत के पास अगर सीमाओं की बात करें तो दो सीमाएं होती हैं, एक होती है स्थलीय सीमा और दूसरी होती है तटीय सीमा। तो इन्हीं दोनों के आधारों पर अब हम देखते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा, पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी 15,200 किलोमीटर। इसी प्रकार हम बात करें भारत की तटीय सीमा, तो तटीय सीमा में आप यहाँ ध्यान दें, मैंने 2 पॉइंट रखे हुए, एक द्वीपों सहित और एक यहाँ पे बिना द्वीपों के, मतलब मुख्य भूमि से लगा हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे आप ध्यान दें मुख्य भूमि, द्वीपों को अगर हम छोड़ दें।
तो अगर हम द्वीपों को छोड़ दें तो हमारी जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 6100 किलोमीटर की। लेकिन अगर हम उसे रखें तो 7516.5 किलोमीटर ये लंबाई हमारी होती है। आप इसे मैप में भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाता हूँ। उससे पहले आप एक कुल सीमा देख लें कि इस प्रकार अगर आजकल जो पूछा जा रहा है वो क्या है, कुल सीमा क्या है, तो 22,715। यहाँ पे हमने स्थलीय सीमा के तौर पर 15,200 और तटीय सीमा के तौर पर इसे स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर आप गौर करेंगे नक्शे पे कि ये डार्क लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है पूरी भारत की स्थल की तरफ, तो ये पूरी संपूर्ण रेखा आपको यहाँ ध्यान रखना। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नेपाल में आप अंदर की तरफ चलें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं और वो सीधे मैपिंग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अंदर की सीमा और साथ ही साथ भूटान को भी यहाँ पे आपको कट करना है। और जब आप आएंगे लास्ट में तो आपको यहाँ ये बांग्लादेश की सीमा को भी ध्यान रखना है। इस प्रकार कुल जो ये ब्लैक डार्क है वो पूरी आपकी क्या है, एक स्थलीय सीमा को आपको परिदृश्य करती है। लेकिन अगर आप जलीय सीमा को देखें तो आप पाएंगे कि ये हमारी जलीय सीमा भारत की बाउंड्री के साथ में लगी हुई यहाँ पे पूरे बिंदुओं के साथ में है। तो प्लीज आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम वापस ऊपर चलते हैं। सीमाओं को देखने के पश्चात इनसे संबंधित प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। इस प्रकार अभी हम जलीय सीमा पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर बनने वाले सबसे ज्वलंत प्रश्न की समुद्री सीमा से आखिर भारत के कितने राज्य लगे, तो आपको यहाँ राइट डाउन करना है 9। 9 राज्य जब आप नक्शे पर देखते हैं तो वो भारत की समुद्री सीमा के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत की सब तटरेखा वाला। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य मैंने आपके लिए 9 में से सबसे 4 देखे हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं, प्रश्न यदि घुमा के आता है थोड़ा टिपिकल करने की कोशिश की जाती है तो वो दक्षिण भारत का या फिर यूं कहें प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े तटीय सीमा वाले राज्य की ओर इशारा करते हैं और वो है आंध्र प्रदेश। लेकिन उसी तरह से जिस तरह से सर्वाधिक सीमा आपको याद रखना आवश्यक है, उसी प्रकार न्यूनतम सीमा की अगर चर्चा करें तब तो न्यूनतम तटरेखा वाले राज्यों में गोवा का विशेष स्थान है। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। यहां आप देख रहे हैं कि हमने भारत के जल क्षेत्र को या जलीय सीमा को स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पैमानों की बात करें तो उन्होंने 3 मंडलों पर, यहाँ पर आप देखें 3 मंडल को उन्होंने वर्गीकृत किया। सबसे पहले प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा संलग्न क्षेत्र और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीनों के अपनी अपनी दूरी और अपने अपने पैमाने हैं। जो पहली छोटे एग्जाम से उसमें आपको दूरी याद रखना बहुत जरूरी है, बाकी ओवरऑल आपको एमपीपीएससी लेवल पे हर कुछ याद होना आवश्यक है। अगर अपन देखें सबसे पहले प्रादेशिक सीमा की तरफ, जैसे टेरिटोरियल सी बाउंड्री कहेंगे, तो आप पाएंगे कि यह तटरेखा 12 नॉटिकल माइल, तटरेखा से 12, जितनी हमारी तटीय सीमा भी आप देख रहे थे उससे 12 नॉटिकल मील दूरी तक स्थित समुद्री क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। इसका लाभ क्या है या इसका महत्व क्या है, तो आप पाएंगे कि इसमें सभी संसाधन भारत पर संपूर्ण अधिकार रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संलग्न क्षेत्रों की, तो कंटेजियस जोन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रादेशिक सीमा से ही 12 किलोमीटर और अधिक जाने पर, अर्थात 12 किलोमीटर से 24 नॉटिकल माइल तक विस्तृत क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यह सीमा शुल्क, राजकोषीय अधिकार, अप्रवासी कानून जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्षेत्र जो कि है अनन्य आर्थिक जोन। यह 24 किलोमीटर से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक विस्तृत होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको दूरी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या है, इसमें सागरीय जल शक्ति, सभी प्राकृतिक संसाधन जिनका विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी क्षेत्र होता है। 200 नॉटिकल माइल से आगे का समुद्री क्षेत्र सभी देशों के लिए एक समान रूप से आधिपत्य वाला क्षेत्र होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे
कुछ अन्य प्रश्न भारत भूगोल के परिचय में आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रश्न आपके दिमाग में आता है कर्क रेखा। चूंकि भारत कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए इससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और वो है 8। सबसे पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। आप पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं। फिर आप पाएंगे छत्तीसगढ़, फिर आप पाएंगे झारखंड, फिर आप पाएंगे पश्चिम बंगाल, और फिर आप पाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत सारे लोग इसे ट्रिक्स से भी याद रखते हैं, तो आप ट्रिक्स से भी इसे देख सकते हैं कि पंडित झागुराम छह मित्र थे। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स इसकी अवेलेबल होती हैं। फिर आप देखें कि आखिर कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा पड़ता है। आजकल बहुत ही सामान्य पूछा जा रहा है, कर्क रेखा से उत्तर भी पूछता है, कर्क रेखा से दक्षिण भी पूछता है। तो सबसे पहले तो आपको भारत के नक्शे को भरना आना होगा। आपको हर राज्य कहाँ पर है ये देखते बनना चाहिए, लेकिन हमने एक सामान्य उत्तर इसके लिए उठाया हुआ जो अधिकांश कंपटीशन एग्जाम्स में आता है, वो है राज्य। आज अभी आप इनको करिए, कल से हम आपको इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अब हम चलते हैं सारी सीमा, सारे इंट्रोडक्शन, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के पश्चात अब हम बात करते हैं देश की अंतिम बिंदुओं, सीमा बिंदुओं की। सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर किताबों में भी दिए हुए होते हैं। फिर आप पाएंगे कि आखिर क्या क्या है। तो आप देखें सबसे पहले उत्तरी बिंदु को। तो अगर हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो यह है इंदिरा कॉल या अशोका पॉइंट। आपने अभी नक्शे में देखा सबसे ऊपर, यह जम्मू कश्मीर पर स्थित होता है। अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, अगर हम नक्शे पे इस चीज को देखना चाहें तो आपको ये यहाँ पर पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। और आप चूंकि भारत में यहाँ पे तमिलनाडु पर देख रहे हैं, ये तमिलनाडु का बिंदु है अपना कन्याकुमारी, लेकिन उससे भी नीचे ग्रेट निकोबार का पोर्शन है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तरी बिंदु है और ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं हमारे पूर्वी बिंदु की और पश्चिमी बिंदु की। पूर्वी बिंदु भारत का है बालांगू या तपन। वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। और इसके पश्चात अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की, तो उसे सरक्रीक पॉइंट या गोहर माता या गौर माता भी कहते हैं। वो कहाँ पर स्थित होगा? आपका गुजरात में। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों को भी। बालांगू ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो ये हमारा पूर्वी बिंदु हो गया। और अगर हम बात करें सरक्रीक पॉइंट की या गोहर माता, तो ये हमारा गुजरात में ये स्थित हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमारे चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं हमारे मुख्य भूमि से लगे हुए दक्षिणतम बिंदु की या दक्षिणतम सीमा की। वो है